तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइन्थ 5 ईयर प्लान को पढ़ा था और ये कंपैरिजन है नाइन्थ 5 ईयर प्लान का। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये जो प्लान थी, दिस प्लान वाज चार्ट आउट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो हमारे पास एट्थ 5 ईयर प्लान थी, दिस इज द एट्थ 5 ईयर प्लान। और इस फेज में ये प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले राव और पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह, ये दोनों थे। और इसमें हमारे पास वाजपेयी जी और इनके फाइनेंस मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली सिन्हा थे, जो एक आईएएस ऑफिसर थे। और हो सकता है कि फाइनेंस का पोर्टफोलियो किसी और के पास भी रहा हो, क्योंकि इसमें तीन चार तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ही, एक 13 दिन वाली गवर्नमेंट, एक 11 दिन वाली गवर्नमेंट फॉल की थी, और 13 दिन वाली, और पता नहीं 11 महीनों वाली या 13 महीनों वाली, ऐसे था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था टेंथ प्लान। जो हमारे पास टेंथ 5 ईयर प्लान जो आया, ये 2002 से 2007 के बीच आया, और इसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो था ऑब्जेक्टिव 8% का था। और इसमें भी लगभग 2003 या 4 में 2004 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट एज ए मतलब प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो गई थी। तो द टेंथ प्लान laid down the ambitious target of 8% annual growth rate for the economy against the 5.5% इकोनॉमी का ग्रोथ रेट था जो उस समय प्रिवेल कर रहा था, और इसका 8% ग्रोथ रेट रख दिया। और हिंदुस्तान ने एक पहली बार सपना देखा, वो था लॉन्ग टर्म विजन ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट का मतलब मोर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 10%। और इस ग्रोथ रेट में सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो आया वो था अन्ना अन्ना हजारे। और सबसे जो डैमेज किसी आदमी ने अगर यंगर जनरेशन को किया तो वो अन्ना हजारे था। क्योंकि जब गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमी 8% के आसपास ग्रो कर रही थी, तो ये महसूस होने लग, जेन्युइन ग्रोथ रेट जब 8% था, तो ये महसूस होने लग गया था कि नाउ देयर इज फ्लड ऑफ जॉब्स। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जॉब्स थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था, और इस तरह से काम चल रहा था। चलो मैं इस 5 ईयर प्लान को एक बार और डिस्कस करूं। तो पर कैपिटा इनकम टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था, इसका टारगेट था कि इसको हम गिरा देंगे। जो हमारा 21.3% से 16.2%, एक्चुअली ये 17.3 अचीव हुआ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमारा था, ये एक आना चाहिए यहाँ से। 1921 से 2001 तक तो ये 21.3% था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इसको हम, टारगेट था कि इसको 16.2% तक लेके आएंगे। एक्चुअली ये यहाँ पे एक 2001 चाहिए, यहाँ पे मेक इट 2001। लेकिन ये 17.3% अचीव हुआ, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब कि वी वर वेरी मच नियर टू द टारगेट सेट बाय अस। तो टू एंश्योर दैट द ग्रोथ इज गेनफुल हो, इकोनॉमी शुरू से ये मानते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ जाए, तो वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एंड यू आर एबल टू प्रोवाइड देम हेल्थ सर्विसेज, एंड योर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अबाउट 10 टू अबाउट 20% और 15 to 20% ऑन एजुकेशन, तो उससे आपकी नेशन की जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और आप अपने एजुकेटेड मैन पावर को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे अब हो रहा है, वो माइग्रेट कर जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें कुछ बने। अगेंस्ट द एम्बिशन ऑफ टारगेट ऑफ 8%, द इकोनॉमी ग्रू एट 7.7%।
अच्छा ग्रोथ रेट है ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग 10th 5 year plan. However, an evaluation by a planning commission noticed that while the rate of growth was impressive, it was lopsided. तो इस समय में क्या हुआ? आईटी में जॉब्स बहुत निकली जिसने मिडिल क्लास को बेनिफिट किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट तो 4% के पास रहा, लेकिन समहाउ एग्रीकल्चर सेक्टर में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं हो पाई, और जिससे हमारी जो ग्रोथ थी वो लॉपसाइडेड होगी। पहले हमारे पास मिडिल क्लास थी, और बाद में मिडिल और अपर मिडिल क्लास होने लगी सोसाइटी की। अब नाउ देयर इज ए थ्री टाइप, मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल क्लास की 3 सब क्लासेस बन गई हैं। वो सब क्लासेस ये लॉपसाइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बनी है। फॉर टू मेनी पीपल स्टिल लैक द बेसिक रिक्वायरमेंट्स अभी लैक करती थी। जो गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक्चुअली उसमें बाकी सारा कुछ तो ठीक था, बिल्डिंग होगी, सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन जो वो टीचर्स में डेडिकेशन था दैट वाज लैकिंग। उससे जो हमारा जो रूरल एरिया का एजुकेटेड यूथ था, उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थी रूरल स्कूल्स की वो काफी फॉल कर गई। हालांकि जो 80s में 80s या 90s तक जो बच्चे पंजाबी स्कूल के पढ़े हुए थे दे वर टेकिंग हाई पोजीशंस, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा फैक्टर थोड़ा सा डाउन हो गया। और एक्सेस टू एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ, ये भी एक इशू आ गया। गवर्नमेंट केम अप विद, अभी आगे आएगा, आशा वर्कर्स एटसेट्रा एंड आल्सो मेनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड वाटर सप्लाई एंड सीवेज। एक तो पॉपुलेशन प्रेशर भी ज्यादा है, क्योंकि ग्रोथ रेट कम हुआ, लेकिन ग्रोथ तो हुआ है ना, 100 का 121 नहीं बना। हम ये बात बोल रहे हैं कि हमने बड़ी चीज अचीव कर ली जी, क्या? क्योंकि 21.3% से ग्रोथ रेट 17% आ गया। तो इसका मतलब क्या निकलता है? अगर 100 से 121 बनता था, वो 100 से 117 हो गया, लेकिन 17 और 21 में इतना अंतर नहीं है। तो हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया, जहां उसने 100 बंदा फीड करती थी, तो वहां पे वो अब 117 को फीड करेगी। रिसोर्सेज उतना ही है और इनकम लगभग उतनी है। तो उससे क्या हुआ? तो जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था, रूरल इंडिया था, उसमें जो इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई, और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज जहाँ पहले जो रूरल एरिया में पहुंची थी उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छी होती थी, लेकिन इन सालों में वो क्वालिटी काफी फॉल कर गई। द बेनिफिट्स डिड नॉट रीच फुली सम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। जो बेनिफिट जो कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वो जो गांव में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक सेक्शन ऐसा है विच इज एज डेवलप्ड और इवन मोर डेवलप्ड देन द अदर कैटेगरीज, लेकिन वो डेवलपमेंट के रिपीटेडली गवर्नमेंट की पॉलिसी का बेनिफिट लेता रहा, और उसने ऊपर एक लेयर बना दी जिससे जो ग्रास रूट लेवल पे जो पुअर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज थी, उन तक बेनिफिट नहीं पहुंचा। जब उन तक बेनिफिट नहीं पहुंचा तो वहां पे इनइक्वालिटीज क्रिएट होगी। और रीजनल इम्बैलेंस, जो रीजनल इम्बैलेंस, पहली बात तो स्टेट टू स्टेट इम्बैलेंस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इम्बैलेंस। उसके बाद विद इन द स्टेट सम एरियाज आर वेल डेवलप्ड एंड अदर्स आर नॉट। ठीक है ना? जैसे एक चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज हैं, वहां पे डेवलपमेंट, और जो रिमोट एरियाज हैं हमारे पंजाब के, जैसे मानसा जिला, दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है ना? इस तरह से हम बोल सकते हैं बठिंडा इज नाउ कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड थैंक्स टू last 10 years of Akali government. They have invested most of the money in Bhatinda में। पहले हम इसकी एग्जांपल देते थे। इसके बाद 11th 5 year प्लान आ गया हमारे पास 2007 से 12।
तो इसमें यूपीए गवर्नमेंट था टोटली। तो अब ऑब्जेक्टिव बड़ा जबरदस्त था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका बेसिकली क्या था कि हमने रीजनल इम्बैलेंसेस जो है हमारे, इनको रिजॉल्व कर, जो टर्म उस समय जिसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ फास्टर होनी चाहिए और ज्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट टर्म में इकोनॉमी 7.7% ग्रोथ रेट अचीव कर चुकी थी। तो दे वर ड्रीमिंग ऑफ 9%। बिगिनिंग में वो कहते थे कि हमारा ग्रोथ रेट 9% चाहिए और 10%। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 2 to 3% होता है तो कुछ भी नहीं होता। जब आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7%, 6 to 7% के आसपास रहता है, जो इंडिया में 8 5 ईयर प्लान से आया, 9th 5 ईयर प्लान में, 7th 5 ईयर प्लान में, 8 5 ईयर और 8 5 ईयर प्लान ने पर्टिकुलरली इंडिया को इफेक्ट किया। कंप्यूटर ने इफेक्ट किया, इंडियंस बाहर जाना शुरू हो गए, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा। और उस सबसे ज्यादा जो 2006 का एक फेक मिशन बैठा था, 2006 का, इसमें इन हाइक इन सैलरी, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे ज्यादा हाइक इन सैलरी इस पीरियड में हुई। 5-6 करोड़ के पास टोटल एम्प्लॉई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 10,000 से लेके 20-25 हजार तक लोगों की सैलरीज बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, इतनी इतनी जब सैलरीज बढ़ गई तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत आ गई। ये उन्होंने जब परचेसिंग पावर लोगों को ज्यादा दे दी तो सेमी लग्जरियस और लग्जरियस गुड्स के लिए लोगों के पास एक्सेस मनी आ गई। तो उससे क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक माहौल पैदा हुआ। तो उस समय वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स ये आती थी कि अगर इसी तरह इंडिया ग्रो करता रहे तो 2025 में जैसे ही कोई नेशन, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख दूं इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, उस समय भी ये बहुत न्यूज में आता था। अगर इकोनॉमी लेस देन 5% पे ग्रो कर रही है तो नेशन इज इग्नोर्ड नेशन इन द होल वर्ल्ड। 6% से 8% तक आपके बंदे बाहर जाते हैं जॉब्स लेने के लिए। जब आपकी इकोनॉमी 8 to 9% या 10% में ग्रो करती है तो आपके देश के बंदे बाहर जाते हैं, बाहर जॉब्स करते हैं, उसके बाद कंपनीज इंडिया में ऑफिस खोलती हैं, उनके ऑफिस हेड बन जाते हैं। तो इंडिया इस फेज में भी रहा है। जब आपकी इकोनॉमी मोर देन 10% ग्रो करती है, किसी भी देश की इकोनॉमी, तो बाहर के बंदे आपके कंट्री में जॉब करने के लिए आ जाते हैं। और उस समय पे कुछ लोग तो ऐसी फिक्शनलाइज बातें भी करते थे कि ऐसा समय भी आ सकता है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 15% के पास ग्रो करे, इतना ग्रोथ रेट हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर भी इंडिया की बहुत ज्यादा है, और हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस समय 15% ग्रोथ रेट की बात चल रही थी कि इंडिया 2030 के आसपास 15% ग्रोथ रेट, अगर इंडिया, जब भी कोई नेशन 10% से ऊपर ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है तो सारी दुनिया उसकी ओर भागने लगती। तो ये हमारे पास
अब इस समय में क्या था, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 10% आ गया। तो 9% के आसपास इकोनॉमी 8.85 के पास कितना समय, बहुत समय ग्रो किया इकोनॉमी ने। द टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ रेट रिक्वायर्स द एवरेज इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ 32%। यहां पे अन्ना ने सारी नेशन को बहुत बड़ी मार मारी है। 32 to 35% आपके पास इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए, क्योंकि अगर सड़कें बनेगी तो कोई तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा ना, कोई कंपनी तो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट उस घर में की जाती है जिसमें पीस और स्टेबिलिटी हो। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो उस घर में कोई बंदा पैसा नहीं लगाता, अगर लगाया हुआ पैसा तो वो निकाल देता है कि भाई ये तो आपस में झगड़ते हैं, इनके घर की स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये हमें रिटर्न क्या देंगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद इंडिया। और 39% प्लान के एंड तक चाहिए इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में उस समय पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अब क्या था, गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवा रही थी 78% ड्यूरिंग द 10th 5 year प्लान। Private investment, which has contributed 78% of investment during the 10th 5 year plan, तो वो यही शेयर जो था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वो मेंटेन करना चाहते थे 11th में भी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी सेम लेवल 22%। तो प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान बनाई फास्टर ग्रोथ रेट के लिए और ज्यादा इंक्लूसिवनेस के लिए, क्योंकि मनरेगा आ चुका था। इस पीरियड में मनरेगा आ चुका था, मनरेगा ने रूरल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया था। और मनरेगा के अंडर आज भी सरकारें ये बात बोलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आपको 4,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया, इसे खर्च करके रिपोर्ट दे दो, और जब आप 4,000 करोड़ को स्पेंड करके हमें रिपोर्ट दोगे तो हम आपको 4,000 और इशू कर। तो अब मैं बताता हूँ, पंजाब की मनरेगा में इतनी गंदी पोजीशन है कि झारखंड या और स्टेट्स के जितना एक जिला में पैसा इन्वेस्ट हो चुका है उतना हमारी स्टेट में नहीं लगता पूरी में। 400 करोड़ उनके एक जिला में लगा है। और पूरे पंजाब की फिगर थी जो पिछले एक साल की, आप 18-19 लगा लीजिए, वो दैट वाज समवेयर राउंड, आप मान लीजिए 600-700 करोड़। और 2,000 करोड़ पंजाब को एलोकेट हुआ था, 1,400 करोड़ वेंट अनस्पेंट ड्यू टू वन और अदर रीजंस। तो अब हमारा जो मतलब कि वी हैव टू डू समथिंग हियर। तो नेक्स्ट था कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कंपेटिटिव प्राइवेट सेक्टर। और ये वर्ड मैं बहुत बोल रहा हूँ, किसी एक प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली नहीं चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर में 10-10 कंपनियां चल रही थी। प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बहुत बुरी होती है, प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन देश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो competitive private sector capable of benefiting from the opportunities provided by greater integration of the world, एक ये भी बात, क्योंकि दुनिया अब एक हो चुकी है। 1990 में अगर आपने अमेरिका में 5 मिनट बात करनी होती थी तो उस समय की, मैंने एक बार 10 मिनट बात की थी, उस समय में आई हैव टू शेल आउट 2,400 रुपीज 10 मिनट बातचीत करने का। उस समय का 2,400 रुपीज अगर हम आज की सैलरी से उसको मैच करें ना, तो वो बन जाता है अबाउट 25,000 रुपीज। तो आज अगर किसी ने अमेरिका में 10 मिनट क्या घंटा बात करनी हो, आप स्काइप से कॉल मिला लीजिए, कोई बिल नहीं आता। अगर सीधा फोन से फोन भी कॉल करते हो, बिल इज नॉमिनल वन।
तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज, कि आपकी वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन, किसी भी पार्ट में आपकी कम्युनिकेशन बहुत इजी हो चुकी है और ऑलमोस्ट एट ए नॉमिनल कॉस्ट हो चुकी है। और उसके बाद कितना हमारे भारत के स्टूडेंट्स का बाहर जाना, हमारे प्रोफेशनल्स का अब्रॉड में जाके जॉब्स करना, और इतने मतलब कि जैसे हमारा पंजाब में से बोलते हैं कि 2-3 लाख बच्चा एवरी ईयर गोज अब्रॉड, ये सभी बातों को अगर हम कोरिलेट करें तो उसमें यह है कि इंडिया की वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन बढ़ी है और मोर इन्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब यहाँ पे यह जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है जैसे बिहार, बिहार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 20%, मध्य प्रदेश का 10%, ये सिर्फ मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सभी स्टेट्स का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा रहा। अगर इनका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा रहा तो पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन में 7-8% ही था एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। तो पंजाब की ग्रीन रेवोल्यूशन से तो वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इस समय कह रही है कि हमने एमएसपी उठा देना है, हमें पंजाब का कणक झोना नहीं चाहिए, बिकॉज वी नो लॉन्गर रिक्वायर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और उसके बाद एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इन हेल्थ, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ऐसे था कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर डाल दिया एजुकेशन और हेल्थ में, दैट एक्टेड एज हेल्थ माफिया और एजुकेशनल माफिया। और उन्होंने एक डेलिब्रेट प्लानिंग करनी शुरू कर दी पॉलिटिकल क्लास के साथ कि आप जो गवर्नमेंटल एजुकेशन सिस्टम है उसको फेल कीजिए, जो गवर्नमेंटल हेल्थ सिस्टम है उसको फेल कीजिए, और इसको डाउनग्रेड भी किया गया। लेकिन आज कोविड-19 के अंडर जो गवर्नमेंटल हेल्थ सिस्टम है दैट हैज ऑपरेटेड वेल, उसी ने लोगों की सेवा की है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो किसी को डील नहीं करते। तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन एंड आई थिंक दे शुड, मतलब कि जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है उससे ऐसे है कि गवर्नमेंटल सेक्टर शुड बी प्रमोटेड इन हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड जो आपने गवर्नमेंट ने बाकी जो फंडिंग करनी है उसके लिए बाकी सेक्टर रख लें। ये दो सेक्टर है, इसमें तो गवर्नमेंट की जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन है दैट शुड बी मैक्सिमम, स्पेशल थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और ये हुआ भी, जितनी हमारी फोर लेनिंग हुई रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हुई है पिछले 10-15 सालों में, ठीक है ना। स्पेशल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वो भी हुआ है। स्कॉलरशिप्स पहले इतनी ज्यादा नहीं थी हायर एजुकेशन के लिए, जो हमारी पुअर क्लासेस हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। गुड गवर्नेंस एट ऑल लेवल, गवर्नेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए, सेंटर, स्टेट और जो लोकल है, इस पे हम थोड़ा सा भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। द ब्रॉड टारगेट्स ऑफ 11 प्लान इंक्लूड 4% growth rate in agriculture sector, 10% growth rate in industry, investment in infrastructure 5.43% और 9.43% by the 11th plan। टोटल जो हमारे पास सेक्टरल आउटले 11th प्लान का था वो 36,44,718 करोड़ था। तो इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेंटर के जो पीएससी थे उनका अमाउंट 21,56,571 571 करोड़ था। स्टेट्स का ये आउटलेज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो 27 नेशनल टारगेट्स अंडर 11th 5 ईयर प्लान जो थे हमारे, उनको हम एक बार देखें। और इसमें क्या था, targeted growth rate of GDP 9% per year, industrial growth rate 9.2% 10th में था और 10% इसमें। Unemployment, educated unemployment less than 5%, infant mortality 28 को रिड्यूस करनी है, और maternal 1 per 1000 on the live birth by the end of the plan। जो जेंडर रेशो है, सेक्स रेशो 931 से 950 इंक्रीज करनी, टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन एंजॉय सेफ चाइल्डहुड विदाउट एनी कंपल्शन टू वर्क।
to ensure electricity connection to all villages and BPR household by 2009, 24-hour power supply by the end of this plan. To achieve standards of air quality in all cities, to treat all urban wastewater by 11-12, to increase forestry cover by 5%. ये हमारी जो इसकी जो plans थी. Developed 5-year plan. Developed 5-year plan थी faster, sustainable and more inclusive growth. Almost same जो previous plans के targets जो approach थी. तो उसमें resource allocation priorities क्या थी? तो जो हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन जो था, इसको प्रीवियस 5-year प्लान में 11th 5-year प्लान में जितना प्रोजेक्ट किया था उससे थोड़ा कम पैसा मिला था. तो इसके इस सेक्टर की एलोकेशन को इंक्रीज करना चाहिए. हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टुगेदर इन द सेंटर्स प्लान, तो इनको 1.2% ऑफ जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन, watershed management, urban infrastructure will need additional 0.7% of GDP in the next 5 years. और उसके बाद since centers GBS will rise 1.3% points over 5 years, all other sectors will have slower growth in allocation. Decrease in number of centrally sponsored schemes to few major schemes. इन्होंने बहुत ज़्यादा स्कीम शुरू कर दी, आजकल ही बहुत ज़्यादा स्कीम शुरू कर दी हैं, उससे कोऑर्डिनेशन नहीं होता. उन्होंने कहा स्कीम्स कम करो लेकिन जो उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो. ट्रिपल पी मोड होता है कि आप इसको इसमें आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम करते हो, मॉडल है ये. हेल्थ और एजुकेशन में चाहिए. एफर्ट्स ऑन दिस फ्रंट नीड टू बी इंटेंसिफाइड. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान बीइंग रिव्यूड बाय रंगराजन कमेटी. रंगराजन एक बड़े आरबीआई के गवर्नर भी थे और ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट. ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम इनिशियल व्हाइट पेपर टू बी प्रेजेंटेड ऑन दिस. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इनके ये थे. और इसके साथ साथ हमारे पास ग्रोथ रेट 9 to 9.5%, ये ग्रोथ रेट था. इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए था. जो वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमने रिजॉल्व करनी है और ग्रोथ रेट भी सैक्रिफाइस नहीं करना है. बेटर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर में और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट अच्छी होगी उतना जो इंक्लूसिव ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए. और प्रोग्राम्स जो हैं सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम बना दिए जाए. और स्पेशल प्लान जो है बैकवर्ड रीजन्स या डिसएडवांटेज रीजन्स के लिए चाहिए. तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट था. जो 11th 5-year प्लान थी उसमें मैं लास्ट 2-3 का ही करूंगा और बाद में कल हम इस सभी का कंपैरिजन एक बार फिर से करें. 11th 5-year प्लान का ग्रोथ रेट 9%, एग्रीकल्चर 4%, इंडस्ट्री 10.5%, 9.9% सर्विसेज और 8% एक्चुअल ग्रोथ रेट. अब इसमें एक ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो अन्ना मूवमेंट थी जो 11-12 के पास आ गई थी, उसने इस प्लान को बड़ा खराब किया. Had there been no Anna movement,
तो ये 8 से 10 पे जाता था। 8% टू 10% इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जाता था। तो फर्स्ट प्लान का 2.1% ये फर्स्ट प्लान के ग्रोथ रेट है। देखिए, मैं आप फर्स्ट प्लान से दूसरी प्लान में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा, 2 टाइम्स हो गया। थर्ड प्लान में भी बढ़ा। उसके बाद प्लान हॉलीडे 3 साल जो हमारे 69 टू 66 टू 69 आ गया। फिर फोर्थ प्लान में ग्रोथ रेट काफी बढ़ा, 5.7%, जिसको उसके बाद जो फिफ्थ प्लान थी, इट वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो 4.4% जो था। और ये बात कीजिए कि प्लान हॉलीडे में इंडिया का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट फर्स्ट टाइम 4.16% ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ इनिशिएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फोर्थ प्लान का 5.7%, फिफ्थ का 4.4%, सिक्स का 5.2% और सेवन्थ का 5%, एट्थ का 5.6% और नाइन्थ का हमारे पास 6.5%, टेंथ का 8%। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी ये मनमोहन सिंह एरा में बहुत ज्यादा रहा है, 4.6%, 6.8%। और 11th और ये दो प्लान्स को भी मनमोहन सिंह ने ये इफेक्ट किया। तो ये 4% यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा। और अब उसके बाद इंडस्ट्री का 10.9%, और उसके बाद सर्विसेज का 10%,